आज हम चर्चा करेंगे गोवा राज्य की। यूं तो गोवा राज्य, जिसकी ऐतिहासिकता तीसरी सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जिस पर कभी मौर्य साम्राज्य शासन करता है, कभी विजयनगर साम्राज्य इस पर शासन करता है। 1510 के आसपास यहाँ पर आगमन होता है पुर्तगालियों का, और 450 वर्षों के शासन के बाद अंततः 19 दिसंबर 1961 को यहाँ से पुर्तगाली शासन हटता है। पुर्तगाली शासन से गोवा मुक्त होता है। और गोवा आजकल अगर हम बात करें तो अमूमन भारतीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अपने पर्यटन के लिए काफी जाना जाता है। लेकिन पर्यटन के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो आजकल इसको सुर्खियों में ले आई हैं। आज का हमारा विषय इसी गोवा पर केंद्रित है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आई इसके इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। क्या है विषय, तो आइए देखते हैं। गोवा के काजू को मिला जीआई टैग। तो गोवा में इससे पहले वहां काजू से ही निर्मित एक उत्पाद फेनी, उसको मिला था जीआई टैग, और अब काजू को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले देखेंगे वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर आज की ये चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे गोवा में काजू का इतिहास क्या रहा है, कैसे गोवा में काजू कितनी महत्ता बढ़ी, उसका काजू इतना फेमस हुआ देश विदेश में, उसकी मांग बढ़ी, उस पर एक दृष्टि डालेंगे। और क्या होता है जीआई टैग और क्या लाभ होगा, क्या महत्व है इस जीआई टैग का, गोवा में काजू का भविष्य कैसे निर्धारित होगा इस जीआई टैग के माध्यम से, उसको भी देखेंगे। और अंत में होगा हमारी परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न। और बता दें आपको कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से ये संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले खबर को देखते हैं। खबर क्या है, तो व्हाट द जीआई टैग कैन मीन फॉर द कैशू इंडस्ट्री इन गोवा, अर्थात काजू उद्योग के लिए जीआई टैग जो इसको प्रदान किया गया है वो गोवा के लिए, कि काजू के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखें चर्चा में क्यों है, इसके माध्यम से कुछ बिंदुओं को, कि गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग एक विशेष क्षेत्र में किसी पाई जाने वाली फसल के लिए, कृषि उत्पाद के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद को प्रदान किया जाता है। साथ ही अगर आपको बता दें तो ये जो काजू, जिस काजू की बात की जा रही है, जिसको जीआई संकेतक दिया गया, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल नामक एक पौधा है जिससे ये निकलता है। और इसी पौधे से इससे पहले गोवा से प्राप्त हुआ जीआई टैग फेनी, वो भी इसी पौधे का उत्पाद है। ये काजू भी इसी पौधे का उत्पाद है, तो ये पौधा इंपॉर्टेंट है। साथ ही गोवा के काजू की एक लंबी और पोषित विरासत है, अर्थात इसका एक लंबा इतिहास है गोवा को लेकर, उस पर भी हम नजर डालेंगे अपने अगले सेगमेंट पे। जीआई टैग इस विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगा, क्योंकि उसके भी कुछ कारण हैं। जीआई टैग मिलने से कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ घटित हो रही थी, जिससे इस काजू पर संकट था, इसकी पहचान को लेके, उसमें भी मदद होगी। साथ ही गोवा के काजू और अन्य काजू के बीच अंतर करने में मदद होगा। वस्तुतः किसी जगह का मेन प्रोडक्ट कोई चीज है और उसके कुछ अन्य प्रोडक्ट, उसके डुप्लीकेट कह लें आप, उनके बीच में भेद अगर नहीं हो पाएगा तो जो असली चीज है, जो अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता को लेकर लोगों में शिकायत होगी। कुछ ऐसी ही स्थिति यहां थी, इसलिए जीआई टैग इसको प्रदान किया गया। शायद इस जीआई टैग के माध्यम से हम उसकी गुणवत्ता का संरक्षण कर सकेंगे, उसकी गुणवत्ता को देश विदेश तक पहुंचा सकेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। गोवा में काजू के इतिहास पर एक नजर डालें पहले। अगर काजू शब्द की बात करें तो पुर्तगाली में इसको CAJU लिखा जाता है, काजू। और कोंकणी भाषा जो कि महाराष्ट्र और इस गोवा क्षेत्र के रीजन में बोली जाती है, वहां पर KAJU इसको बोला जाता है, काजू। और अंग्रेजी में इसको कैशू कहते हैं, आप सभी जानते हैं। यहां ये आया कैसे, एक नजर इस पे डालें तो लैटिन अमेरिका में जो पूर्वी ब्राजील है, वहां इसका मूल था। और वहां से पुर्तगाली लोग, आपको पता है कि पुर्तगाली भारत में 1498 में आए थे वास्को डी गामा के समय से ही, वहां से उसी मूल से ये निकला है। और वहां से 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली इसको गोवा ले आते हैं पहली बार। और भारतीय तटों पर जब ये आया, इसकी शुरुआत हुई, तो काजू को आज जिस रूप में खाने के रूप में जाना जाता है वो इस रूप में नहीं लाया गया था, बल्कि वहां पर वनीकरण के लिए और मिट्टी के संरक्षण के लिए इस फसल को शुरुआत में जाना गया। बाद में इसकी गुणवत्ता खाने के रूप में भी इस्तेमाल होता है, वो बाद में देखा गया। ईसाई मिशनरियों ने लैटिन अमेरिका के देशों में उच्च उपज देने वाली किस्मों का आयात किया, तो ये कुछ उच्च उपज देने वाली किस्म थी जिसका आयात हुआ। गोवा में बड़े पैमाने पर इसकी खेती भी फिर धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आगे अगर खाद्य पदार्थ के रूप में इसके मूल्य की बात करें तो आप देखेंगे कि इसके खाने योग्य मूल्य की खोज होती है 18वीं शताब्दी में।
18वीं शताब्दी के मध्य में गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम अफ्रीका के मोजाम्बिक में कुछ पुर्तगाली क्षेत्र से निर्वासित जो गोवा के कैदी थे उनके द्वारा इसके खाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तो तकरीबन आप देखेंगे कि काफी समय बाद यह जाना गया कि इसमें खाद्य की गुणवत्ता भी है और एक सदी बाद ही इसका आर्थिक मूल्य भी ज्ञात हुआ। एक थीसिस के माध्यम से एक शोध कार्य किया एक व्यक्ति ने जिनका नाम था मुरेले मारिया लियोनिल्डेस दा कोस्टा। इन्होंने एक अपनी थीसिस लिखी और थीसिस का शीर्षक था गोवा में व्यापार और वाणिज्य का इतिहास 1878 से 1961। इस थीसिस में इन्होंने कुछ बात बताई। पहली बात ये कही इन्होंने कि गोवा में पहली काजू फैक्ट्री का परिचालन 1926 से शुरू हुआ। ये बात हमको इनके थीसिस के माध्यम से पता चलती है और इसी की एक प्रजाति गिरी थी। इसकी पहली खेप 1930 में निर्यात की गई, अर्थात 1930 तक आते आते गोवा निर्यात किया जाने लगा, इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक होने लगा। इसका मतलब कि इसकी गुणवत्ता से 1930 तक हम गोवावासी वाकिफ हो चुके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सऊदी अरब और पश्चिमी जर्मनी के देशों में इसकी काफी डिमांड हो गई, यहां पर यह निर्यात किया जाने लगा। इसकी डिमांड का कारण ये था इसकी गुणवत्ता। कौन से ऐसे गुण थे जिसके कारण इन देशों में इसकी डिमांड बढ़ी, वो भी हम देखेंगे। तो 1961 तक जाते जाते काजू प्रसंस्करण उद्योग का जो आंकड़ा है वो आपको बताएगा कि इसकी डिमांड कैसी हो गई थी। तो गोवा में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 60% हिस्सा काजू का हो चुका था। और क्यों था? तो इसका स्वाद जो था अन्य काजू जो होते थे उसकी तुलना में ये मीठा ज्यादा था। साथ ही जैविक रूप से यह उगाया जाता था। यहाँ की जलवायु अच्छी थी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के खाद पानी की आवश्यकता नहीं थी, तो जैविक कृषि के माध्यम से था, इसलिए भी इसकी डिमांड ज्यादा थी। इसका स्वाद शायद बेहतर था अन्य काजू की तुलना में, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ी और इसकी गुणवत्ता के कारण हर देश में जिसका नाम लिया गया है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी बहुत डिमांड थी। गोवा काजू जीआई लोगो के साथ अब आएगा, अब उस पर जीआई लोगो लगाया जाएगा। इस जीआई टैग को देने से क्या लाभ हुआ? क्योंकि हालिया दिनों में यह देखा गया कि वहां पर कुछ डुप्लीकेसी हो रही थी, कुछ अन्य देशों से आए सस्ते अपेक्षाकृत जो काजू थे उस पर जो व्यापार हो रहा था उस पर लोगो लगाया जाता था कि वो गोवा का ओरिजिनल काजू है, लेकिन वास्तव में वो ओरिजिनल नहीं होता था। तो वो सस्ते काजू गोवा के लोगों के नाम पर महंगे काजू के रूप में पर्यटकों को दिए जाते थे। इससे एक तो यहाँ के पर्यटकों के मन में इस काजू के प्रति छवि खराब होती थी कि वो अच्छा नहीं है। साथ ही उसमें वहां के जो लोकल जो व्यापारी थे जो इसका उत्पादन करते थे उनको भी कहीं ना कहीं घाटा हो रहा था, हानि हो रही थी, जिससे जो इसके प्रसंस्करण से संबंधित जो प्रसंस्करण से संबंधित जो कारखाने हैं वो भी हानि की चपेट में जा रहे थे। आप देखेंगे कि बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी पैकेट पर गोवा का काजू लोगो इस्तेमाल अब नहीं कर सकेंगे, ये प्रोविजन कर दिया गया है। अर्थात पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्टर्ड अगर आप व्यापारी हैं तभी ये लोगो लगा के आप बेच पाएंगे, ये भी एक चीज नहीं कर दी गई। इससे क्या होगा कि मुनाफाखोरी के लिए जो सस्ते आयातित काजू हैं उस पर लगाम लगेगी और गोवा काजू का लेवल हर कोई नहीं लगा सकेगा। साथ ही इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, इसके पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा, इसके वजन पे ध्यान दिया जाएगा कि जितना वजन अंकित है उतना ही वजन रख के इसको बेचा जा सके, और पर्यटकों द्वारा जो खराब फीडबैक मिल रहा था उस दिशा में भी काम करके इसको सुधारा जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से हम इसकी ब्रांडिंग कर सकेंगे और जो वास्तविक गुणवत्ता युक्त जो काजू है उसको हम विदेशी व्यापार में भी हम उसको बढ़ावा देके उसका निर्यात कर सकेंगे। ब्रांड गोवा को ये सब चीजें प्रभावित कर रही थी। आप देखेंगे कि चूंकि काजू बाजार काफी हद तक असंगठित है, इसलिए छोटे उत्पादक इस चीज से काफी प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि जब सस्ता और डुप्लीकेट काजू बाजार में आएगा तो उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो छोटे व्यापारियों को होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको बताई जा चुकी हैं। आगे देखें तो क्या है जीआई टैग, इस पर एक नजर डालें तो जीआई टैग को समझ लेते हैं जो अभी काजू को प्रदान किया गया, इससे पहले काजू से ही निर्मित फेनी को प्रदान किया गया। जीआई एक संकेत है जिसका उपयोग किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे गोवा से विशेष क्षेत्र हो गया, यहां से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषता यहाँ के काजू की विशेष विशेषता है, तो उसको इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इसका उपयोग कृषि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से भी हो सकता है, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं मतलब वो बनाई गई वस्तु भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और कृषि द्वारा भी प्राप्त की गई वस्तु हो सकती है, इनके लिए किया जाता है।
यह टैग किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है, अर्थात क्षेत्र विशेष पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जहां की ये मूलभूत विशेषता हो, और कहीं भी पाया जा सकता है लेकिन उस क्षेत्र के लिए इसको मूल रूप से इंगित किया जाता है जहां की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वस्तु या उत्पाद में स्थान की विशेषता होती है। जैसे भारत में सबसे पहले अगर जीआई टैग की बात करें तो एक चाय को दिया गया जो दार्जिलिंग की थी, तो दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग में ही उस गुणवत्ता को धारण करती है, कहीं और नहीं। इसीलिए दार्जिलिंग की चाय को हम जब भी चाय का नाम लेंगे तो उसमें दार्जिलिंग की चाय मेंशन करेंगे। वैसे ही काजू का नाम लेंगे तो गोवा का काजू मेंशन करेंगे, अर्थात स्थान को लेकर ही ये विशेषता प्रमाणित होती है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर WTO समझौता हुआ था जिसको ट्रिप्स कहा जाता है, और उसी द्वारा शासित और निर्देशित होता है ये जीआई टैग। आगे अगर देखें तो इस टैग को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा जारी किया जाता है, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के तहत जारी किया जाता है। जीआई उत्पादों के पंजीकरण की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है जिसे पूरा करने के बाद ही ये टैग दिया जाता है। प्रोसेस ये होता है कि अलग अलग जगहों से इसका नामांकन होता है और इसका जो केंद्रीय कार्यालय होता है वहां पर इस पर विचार किया जाता है, फिर इसको जीआई टैग के रूप में अगर सम्मिलित करने लायक होता है तो किया जाता है, और इसका जब भी इसको सम्मिलित आंशिक रूप से कर लिया जाएगा तो 90 दिनों के बाद फिर से ये उसमें उस लिस्ट में प्रकाशित होता है। पंजीकरण की वैधता की अगर बात करें तो भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, अर्थात इसकी वैलिडिटी जो है वो 10 वर्ष के लिए होती है, और हर 10 वर्ष के पश्चात इसको रिन्यूअल किया जा सकता है, इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा प्रशासित होता है तो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक जो भौगोलिक संकेतों के रजिस्ट्रार हैं। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है, ये वही भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है जो जीआई टैग प्रदान करती है। साथ ही यह टैग मूल स्थान की गुणवत्ता और विशिष्टता को दर्शाता है। भारत में अगर बात करें तो यह टैग 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था, और पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय को दिया गया, ये आपको बताया जा चुका है। गोवा में कुछ अन्य जीआई टैग भी प्रदान किए जा चुके हैं इससे पहले, उस पर एक नजर डालें तो खोला लाल मिर्च है, इसको कैनाकोना मिर्च भी कहा जाता है, इसको प्रदान किया जा चुका है। मसालेदार हरमल मिर्च है, ये दोनों मिर्च ही हैं जिनको प्रदान किया गया। मायंडोली केला या मोइरा केला जिसको कहते हैं, इसको भी दिया जा चुका है। पारंपरिक मिठाई गोवा की खाजे जिसको कहा जाता है, इसको दिया गया। काजू से निर्मित फेनी, फेनी नारियल पानी से भी बनती है लेकिन काजू से निर्मित फेनी को जीआई टैग दिया गया। साथ आप देखेंगे ये मनकुराड आम वहां का एक आम है जिसको दिया गया। गोवा बेबिंका वहां की एक डेजर्ट है, उसको दिया गया। केक जैसा ये कई स्तर होते हैं इसमें, ये डेजर्ट है, इसको दिया गया। गोवा के सतशिरो भेनो एक प्रकार की वेजिटेबल है, सब्जी है, इसको दिया गया। और गोवा का अगसेची वेइंगम एक बैगन है, इसको दिया गया। बैगन अभी उत्तर प्रदेश में भी दिया गया, कमेंट करके बताइए कहाँ के बैगन को दिया गया। गोवा के काजू को अभी हाल ही में ये जीआई टैग देने की घोषणा की गई है, और इस टैग को देने का मतलब यही हुआ कि इन सभी चीजों पर वही संरक्षण, वही कानून लागू होंगे, इन सभी चीजों को संरक्षित किया जाएगा। क्या महत्व है जीआई टैग का, इसको देने से क्या लाभ हो सकता है, तो इस पर आप नजर डालें। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज की उत्पादन में वृद्धि होगी। किसी भी चीज को हम खुला छोड़ दें और किसी भी चीज पर ध्यान दें, नियंत्रण करें, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि यह उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा देगा। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का उचित मूल्य मिलना आवश्यक है। अगर उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हतोत्साहित होगा, तो इसी कारण निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा इसका ये इंपॉर्टेंस है, जीआई उत्पाद के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। जब निर्यात बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। चूंकि जीआई टैग किसी उत्पाद के लिए अच्छी प्रतिष्ठा देता है, इसलिए उन उत्पादों के लिए इष्टतम मूल्य, अर्थात जो मूल्य की बात की गई है, वो निर्धारित किया जा सकेगा। ये तभी संभव है जब हम डुप्लीकेसी को रोक पाएं। अगर हम अब ये श्योर कर सकें ग्राहक को कि ये गुणवत्ता से इसमें समझौता नहीं है, ओरिजिनल चीज है, तो उसका मूल्य देने में ग्राहक को कभी भी वो कोताही नहीं करेगा। इसलिए इसका इष्टतम मूल्य तभी हम निश्चित कर पाएंगे जब उसकी गुणवत्ता की हम गारंटी लोगों को, ग्राहकों को दे पाएंगे। इससे किसानों के साथ साथ गैर किसानों की आय में भी सुधार होगा, और साथ साथ यह देश में पर्यटन उद्योग के विकास को बढ़ाएगा। कई पर्यटक जो खाने पीने के शौकीन या कई ऐसी चीजों के खरीदारी के शौकीन है, वो जानेंगे कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण चीज वो मिलेगी जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं।
तो पर्यटकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ जीआई टैग प्राप्त उत्पाद का कानूनी संरक्षण करके हम उसके अनधिकृत उपयोग को रोक सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनधिकृत उपयोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये ऊपर की सारी चीजों को प्रभावित करेगा। डुप्लीकेसी कहीं भी अगर होगी तो हमारा किसी भी ब्रांड के प्रति एक विशेष लगाव इसलिए होता है कि हम उसकी गुणवत्ता ही, वो उसका ब्रांड उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। अगर उसमें डुप्लीकेसी होगी तो उस पर हमारी विश्वसनीयता कम होती है। तो ये जीआई टैग का महत्व था। आगे आते हैं, हमारी परिपाटी है कि हम एक अभ्यास प्रश्न पूछते हैं। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके पटल पे है, सामने है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है, वैलिडिटी 10 साल है इसकी। दूसरा कथन है, इस टैग को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर दीजिए और साहस के साथ लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।